नमस्कार साथियों, विश्वास क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि अपना जो लास्ट टॉपिक था अपना मुगल साम्राज्य, वो अपन बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। 4 से 5 लेक्चर में अपनों ने अच्छे से पढ़ा है कि शुरू से बाबर से आकर अपनों ने जो औरंगजेब 1707 में वहाँ तक अपनों ने बात करी है। उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी कुछ इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स आ रही है, उसके हिसाब से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को अपन पहले कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों उसी में अपना आज का जो अपना आज का या अगले 2-3 दिन का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत में यूरोपीय कंपनियां। भारत में यूरोपीय कंपनियां। अब दोस्तों वैसे तो इनमें डायरेक्ट इफेक्ट बनते हैं, बट अपने को ये तो पता हो कि वास्तव में यूरोपीय कंपनियां भारत में ही क्यों आई उस समय। तो दोस्तों बात है 15वीं शताब्दी की। उस समय पे विश्व में कुछ इम्पोर्टेंट घटनाक्रम घटित हो रहे थे, उसकी वजह से ये भारत की ओर अग्रसर हुए। जिसमें कि 15वीं सदी की बात है, यूरोप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था कृषि व्यवस्था के स्थान पर। तो दोस्तों जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अधिकतम लाभ की दृष्टिगत रखते हुए व्यक्ति कार्य करता है, इसलिए इसकी वजह से अधिकतम लाभ ये प्रमुख कारण बना। उसके बाद में कुछ और कारण देखा जाए तो जैसे कि कंपास, दूरबीन, भाप का इंजन आदि कुछ नवीन खोजे हुई उस समय पर। तो ये वो कंपास वाला कंपास नहीं है, जैसे बच्चों वाला कंपास नहीं है, ये दिशा सूचक वाला है। तो ये कंपास, दूरबीन, भाप का इंजन आदि खोजे हुई, तो इससे क्या हुआ कि जो लंबी दूरियां थी वो छोटी हो गई और वो आसान हो गई। तो ये भी एक कारण बना। दूसरा, ईसाई धर्म का प्रचार। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, जैसे कि अब हम जानते हैं कि यूरोप में ईसाई धर्म काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रचलित है, तो वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भी पूर्व की ओर अग्रसर हुए। तो ये भी उसका एक कारण था। दूसरी बात, पूर्व में मार्को पोलो जैसे व्यक्ति आए और इसने बताया कि भारत की धन संपदा जैसा कि अपन कह सकते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जा सकता है। तो ये उस समय की बातें थी। तो मार्को पोलो जैसे व्यक्ति भारत में आते हैं और वो भारत की जो अपार धन संपदा का प्रचार प्रसार करते हैं, तो इसकी दृष्टिगत रखते हुए भी ये भारत की ओर अग्रसर हुए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कारण बने जिसकी वजह से यूरोपीय कंपनियां भारत की ओर या पूर्व की ओर अग्रसर हुई, जिनमें प्रमुख है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। परंपरागत कृषि व्यवस्था की जगह पूंजीवाद वहाँ पर अग्रसर हो रहा था, और उसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अधिकतम लाभ की ओर व्यक्ति अग्रसर होता है। इसकी वजह से भारत में वो पूर्व की ओर आना चाहे। दूसरी बात, अनेक खोजे हुई नवीन खोजों ने, जिससे क्या है कि लंबी जो दूरियां थी वो कुछ शॉर्ट हो गई, शॉर्ट कह सकते हैं अपन के आसान बन गई। तीसरी बात, ईसाई अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भी वो ऐसा कर रहे थे। चौथी बात, भारत की धन संपदा का भी उन्होंने प्रचार प्रसार करना चाहा। तो दोस्तों ऐसा रहा, ये हुआ कि इसकी वजह से भारत में यूरोपीय कंपनियां आती। और दोस्तों पुर्तगाली आते हैं, पुर्तगाली, फिर ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी, ये आदि आते हैं। इनके बारे में अपन विस्तृत से जानकारी लेंगे आज और आने वाले 2 से 3 लेक्चर में। तो दोस्तों ऐसा हुआ, ये उसका बैकग्राउंड है कि भारत में यूरोपीय कंपनियां कैसे आई और क्यों आई। वास्तव में ये पूर्व की ओर आ रही थी, और जैसा कि आप जानते हो कि ये भारत है और ये एशिया, ये यूरोप, तो ये पूर्व की ओर अग्रसर हो रहे थे, तो इसकी वजह से भारत की ओर आए। अब वास्तव में अपन देखेंगे कि भारत की खोज, अब ये फैक्ट जाना जाता है कि भारत की खोज किसने की। वास्तव में वो फैक्ट गलत है, क्योंकि भारत की खोज नहीं,
भारत के समुद्र के मार्ग की खोज है वास्तव में। भारत के लिए समुद्र के मार्ग की खोज करता है वास्को डी गामा, जिसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली। पुर्तगाली तो दोस्तों बात है 15वीं सदी की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो 15वीं सदी में 1492 में 92 में एक व्यक्ति आता है कोलंबस नाम का, और वो यूरोप से निकलता है और वो भारत की ओर अग्रसर होना चाहता है। परंतु जैसे कि मैंने आपको बताया है कि उस समय पे कुछ ऐसा ये नहीं था कि वो उसकी वजह से वो गलती से वो अमेरिका पहुंच जाता है और अमेरिका की खोज कर देता है। 14 कोलंबस अमेरिका को खोज। इसी क्रम में एक और व्यक्ति होता है कैप्टन कुक। कैप्टन कुक ये ऑस्ट्रेलिया को खोज देता है। इसी क्रम में तीसरा व्यक्ति होता है वास्को डी गामा। ये भारत को खोजता है। तो अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी ये 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए याद करना अति आवश्यक है। तो ध्यान में रहने योग्य बातें हैं कि कोलंबस अमेरिका की खोज करता है और कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया की खोज करता है। वास्को डी गामा भारत की खोज करता है। ये कुछ बेसिक जानकारी। तो दोस्तों अपन इसके आगे बढ़ते हैं कि वास्तव में जो वास्को डी गामा है ये भारत कब आता है, क्यों आता है, कहाँ आता है, और कौन सा राजा इसका स्वागत करता है, अपन चर्चा करते हैं। तो दोस्तों बात है 20 मई 1498। अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप, ये पॉइंट है, ये पूछा जाता है। अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप, जिसको बोला जाता है आशा अंतरिक्ष। आशा अंतरिक्ष द्वीप से ये 20 मई 1498 को भारत आता है। भारत में आता है केरल के मालाबार तट के कालीकट। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से व्यक्ति आता है 20 मई 1498 और भारत के पश्चिमी तट पर। जैसा कि ये आप जानते ही है, ये भारत का पश्चिमी तट, ये केरल के मालाबार तट पर कालीकट बंदरगाह पर यह उतरता है। और इस व्यक्ति का जो स्वागत करता है वो करता है राजा जमोरिन। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जब वास्को डी गामा भारत में प्रवेश करता है तो कौन सा राजा उसका स्वागत करता है, तो राजा जमोरिन उसका स्वागत करता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों इसकी जो सहायता करता है वो करता है अब्दुल मनीर नाम का व्यापारी। यह व्यापारी इसकी सहायता करता है और जमोरिन उसका स्वागत करता है। तो दोस्तों जैसे कि भारत में पहुंच चुका है, अब अपन इसके कुछ बातें, जैसे कि पुर्तगाली भारत में क्यों आना चाहते थे, तो इनका कारण है मसाला व्यापार। ये कुछ अगले स्लाइड में लिखता हूँ मैं आपको ताकि समझ में आता है, और आप इसको नोट डाउन करते रहिए क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि हर एग्जाम में पूछे जाए। तो पुर्तगालियों का उद्देश्य मसाला व्यापार।
दोस्तों 1503 में ये कोचीन में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। कोचीन में फैक्ट्री, पेन को इंक डाल देते हैं इसमें। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि भारत में आ चुके हैं, तो 1503 में फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं? कोचीन में। उद्देश्य था मसाला व्यापार। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके गवर्नर के बारे में। तो चर्चा करते हैं अपन, जैसे कि आपने कुछ फैक्ट अभी तक मैंने जो बताए वो आपने समझे होंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी तक बताया, मैं शुरू से आपको रिवाइज करवाता हूँ कि भारत में वास्तव में यूरोपीय कंपनियाँ क्यों आती। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो परंपरागत कृषि व्यवस्था थी उसके स्थान पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसे कि इसमें अधिकतम लाभ की भावना से व्यक्ति कार्य करता है, तो उस वजह से वो भारत की ओर प्रवेश या पूर्व की ओर आना चाहते थे। दूसरा मैंने आपको बताया कि नवीन खोजें हुई, जैसे कंपास की, दूरबीन की, भाप का इंजन आदि खोजें हुई, जिससे कि लंबी समुद्री दूरियां शॉर्ट हो गई या आसान हो गई। तीसरी बात मैंने बताया कि धर्म के प्रचार के लिए, वो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भी वो भारत आना चाहते थे। चौथी, मार्को पोलो जैसे व्यक्ति भारत में आते हैं और वो बताते हैं भारत की अपार धन संपदा के बारे में, तो इसकी वजह से भी वो भारत में प्रवेश करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 15वीं शताब्दी के अंत में अनेक यूरोपीय व्यक्ति निकलते हैं, और वो उसमें ही क्रम आता है 1492 जिसमें कोलंबस निकलता है और वो अमेरिका की खोज कर देता है। उसके बाद में कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया नाम की खोज कर देता है, और वैसे ही उसी क्रम में वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत के समुद्री मार्ग की खोज करता है। और ये कहाँ से चलता है, भी मैंने आपको बताया कि अफ्रीका के आशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप से निकलता है, और ये केरल के मालाबार के कालीगढ़ बंदरगाह पर प्रवेश करता है। और यहाँ पर जो राजा होता है जमोरिन, वो उसका स्वागत करता है। अब्दुल मनीर नामक व्यक्ति उसकी सहायता करता है। ये मैंने आपको बताया। इनका उद्देश्य था मसाला व्यापार। इनकी फैक्ट्री कोचीन में 1503 में पहली प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया। अभी अपन आगे चलते हैं, अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं, उसमें अपन इनके इम्पोर्टेंट जो गवर्नर थे उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला आता है फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। ये व्यक्ति पुर्तगाली का प्रथम गवर्नर। कोचीन में अपना मुख्यालय बनाता है। इसके बाद में इसके बारे में इंपॉर्टेंट ब्लू वाटर पॉलिसी पूछा जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट फैक्ट है। शांत जल की नीति इसको हिंदी में कहते हैं, शांत जल की नीति। शांत जल की नीति। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में यूरोपीय पुर्तगाली गवर्नर वो कौन था जिसने शांत जल या ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था, और ये लागू किया था इसने हिंद महासागर। पुर्तगालियों के प्रभाव के कारण हिंद महासागर को पुर्तगाली समुद्र भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये रही कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में कि यह पहला गवर्नर था। दूसरा कोचीन में हेडक्वार्टर। तीसरा ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। ये मैंने आपको बताया। इसके बाद में जो दूसरा गवर्नर बनता है इसका अलीगढ़।
अल्बुकर्क। दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है कि यह वास्तविक पुर्तगाली का दूसरा गवर्नर है, और इसको वास्तविक गवर्नर भी कहा जाता है। इसके बारे में एक और फैक्ट है कि इसने गोवा को जीता था, इसने। किससे जीता? बीजापुर के आदिल शाह से। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो पहला अल्मेडा आता है ये कोचीन को हेडक्वार्टर बनाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति हिंद महासागर में लागू करता है। दूसरा मैंने अल्बुकर्क के बारे में बताया कि ये वास्तविक संस्थापक था पुर्तगालियों का। गोवा को जीतता है बीजापुर के आदिल शाह से। ये पूछा जाएगा कि किससे जीतता है और कौन जीतता है, तो आदिल शाह। उसके बाद में सती प्रथा को प्रतिबंधित करता है, सती प्रथा प्रतिबंधित। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में ये पूछा जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें रही। इसके बाद में आता है निनोडिक गुना। ये तीसरा गवर्नर था। उसके बाद में गोवा को राजधानी बना था। ये पूछा जाता है गोवा को राजधानी, ये पूछा जाएगा कि गोवा को राजधानी बनाने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो ये निनो डी क्यूना। पूछा जाएगा कि गोवा को किसने विजय की प्राप्ति करी थी, मतलब गोवा जो ये बीजापुर के जो आदिल शाह थे उससे किसने जीता था, तो उसमें आंसर आएगा ये अल्बुकर्क, जो पूछा मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया। अल्बुकर्क गोवा को जीतता है और गोवा को राजधानी बनाता है निनो डी क्यूना। ये दोनों फैक्ट अलग अलग है और दोनों इम्पोर्टेंट फैक्ट। दोस्तों उसके बाद मैंने बताया कि हिंद महासागर को पुर्तगाली महासागर कहा जाता है इनके प्रभाव के कारण। तीसरा फैक्ट है कि भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वो यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाल। जैसा कि आ तो कब गए मैंने आपको बता दिया कि 1491 में आ जाता है। अब जाते हैं 19 दिसंबर 1961। इम्पोर्टेंट डेट है। ऑपरेशन चलता है ऑपरेशन विजय। 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा से पुर्तगालियों को बाहर निकाल दिया जाता है और गोवा स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में जो पुर्तगालियों के बारे में याद रखने योग्य है। तो एक और फैक्ट है इसके बारे में, पहला यूरोपीय ध्वज 1503 में कोचिन। दोस्तों
ये यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगालियों से पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए हैं। इनको एक बार रिवाइज कर लिया जाए, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछ लिए जाए। जैसा कि मैंने आपको शुरू से बताया कि 20 मई 1498 को वास्को डी गामा आता है, केरल के मालाबार तट पर आता है। राजा जमोरिन उसका स्वागत करता है। उसके बाद में इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो मसाला व्यापार करना था, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद में मैंने इसके संस्थापकों और इसके गवर्नर जनरल के बारे में बताया। वो क्रम से भी पूछ लिए जाते हैं अपने। अल्मेडा, अल्बुकर्क और नेनोडिगमा। ये पहला था, ये दूसरा और ये तीसरा। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल नीति, शांत जल की नीति हिंद महासागर में लागू करता है। ये गोवा को जीतता है, गोवा को जीतता है और ये गोवा को राजधानी बनाता है। किससे जीतता है? बीजापुर के नवाब से जीतता है, आदिल शाह से। उसके बाद में मैंने कुछ फैक्ट और बताए कि सबसे पहले ये आते हैं और सबसे बाद में जाते भी यही है। 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के द्वारा इनको भारत से बाहर निकाल दिया जाता है और 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, ये मैंने बताया है। उसके बाद में जो इनका पहला दुर्ग था वो था कोचीन में, 1503 में स्थापित, ये मैंने अपने में बात की। तो दोस्तों, आज अपन यूरोपीय कंपनियां कैसे स्थापित हुई, पहले सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बारे में अपने चर्चा की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको क्लास? कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लग रहा है कंटेंट। और प्लीज़ आप नोट्स बनाएं, ताकि नोट्स बनाने से क्या है कि याद रह जाती है, और शॉर्ट नोट्स की तरह बनाएं बस। जैसे कि हेडिंग डालें कि क्यों आए थे, उसके 4 कारण, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ईसाई धर्म का प्रचार, उसके बाद में नवीन खोजें, ऐसे नोट्स बना लीजिए। भारत की धन संपदा, ये 4 लाइनों में इसका कारण बता दिए जा सकते हैं। उसके बाद में सबसे पहले वास्को डी गामा आता है, कब आता है, कहाँ आता है, कौन स्वागत करता है, बस इतना इम्पोर्टेंट। उसके बाद में क्यों आते हैं, प्रथम फैक्ट्री क्या, मसाला व्यापार पर प्रथम फैक्ट्री। उसके बाद में गवर्नर जनरल के बारे में ऐसे हेडिंग डाल दी जाए, ऐसे अपन फ्लो चार्ट टाइप भी लिख सकते हैं इसको। तो उसके हिसाब से इसको क्या है कि शॉर्ट नोट्स टाइप, ताकि अपन कभी भी भविष्य में इस कॉपी को उठाकर देखें तो अपने को ऐसा क्या भाई माइंड में छप जाए, और रिवाइज करते रहें। उम्मीद कर होगी कि आपने जो मुगल काल अपनों ने पढ़ा है वो भी रिवाइज किया होगा, रिवाइज कर ही रहे होंगे, क्योंकि रिवाइज करने से ही बातें याद होती हैं। तो अपन कल बात करेंगे डच के बारे में, उसके बाद में ब्रिटिश के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर आगे अपन ऐसे ही अपनी कहानी आगे बढ़ेगी और अपन अच्छे से पढ़ते जाए। तो आपको कैसा लग रहा है, कृपया चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।